हेलो फ्रेंड, माय एडोरेबल एक्स वाईफी में आपका स्वागत है। अब तक आपने पढ़ा ना चाहते हो भी इशिका और ईशिता को आदित्य के साथ जाना पड़ता है। यह देखकर आदित्य के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। वह कार स्टार्ट कर देता है। शर्मा मेंशन निकिता अखिल के साथ घर पहुंचती है तो देखती है कि जो ड्राइवर इशिता और इशिका को स्कूल छोड़ने जाता है वह घर पर ही था। वह उससे पूछती है, मोहन आज आप जल्दी आ गए, क्या बच्चों की जल्दी छुट्टी हो गई? वह ड्राइवर जिसका नाम मोहन था वह अपना सर झुकाकर बोलते हैं, नहीं मैडम, लेकिन वहाँ पर मेहरा कॉरपोरेशन के CEO मिस्टर मेहरा आ गए थे और उन्होंने कहा कि आज वह बच्चों को घर ड्रॉप करेंगे। निकिता वोट उन्होंने बोला और आप यहाँ पर चले आए। मुझे यकीन नहीं होता कि आप इतने इनरिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं। मोहन अंकल अपना सर झुकाकर बोलते हैं, आई एम सॉरी मैम। वह आज से पहले भी कई बार बच्चों को छोड़ने यहाँ पर आए हैं और मैंने उन्हें मना भी किया था, लेकिन उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि आप जानती हैं कि वह कितने पावरफुल हैं। उनकी बात सुनकर निकिता को बहुत गुस्सा आ रहा था। वहीं अखिल उससे पूछता है, यह चल क्या रहा है निक्कू, क्या उसे सच पता चल गया? निकिता हाँ में सर हिला देती है और मोहन अंकल को वहाँ से जाने को बोल देती है। अखिल, आदित्य मेहरा की प्रॉब्लम क्या है? पहले इसे ने तुम्हें कम परेशान किया था, जो अब फिर से यह तुम्हारे पीछे पीछे घूम रहा है। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। निकिता, रिलैक्स अखिल, तुम कुछ नहीं करोगे। यह मेरी प्रॉब्लम है और मैं इसे सॉल्व कर सकती हूँ। अखिल, पर निक्कू। निकिता उसे आंखें दिखाकर चुप रहने को बोलती है। अखिल गुस्से से घर के अंदर चला जाता है। निकिता गहरी सांस लेकर बोलती है, मैं तुम्हें मुसीबत में नहीं डालना चाहती थी। तुम नहीं जानते कि आदित्य जो ठान लेता है वह उसे पूरा करके ही रहता है, और अगर तुम बीच में आए तो हो सकता है वह तुम्हें भी हार्म कर दे, जो मैं नहीं चाहती। लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैं कभी भी उस इंसान को अपनी लाइफ में नहीं आने दूंगी। इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। वह इशिता के फ़ोन पर कॉल करती है, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। यह देखकर निकिता थोड़ी परेशान होने लगती है। वह मन में सोचती है, मुझे एक बार स्कूल जाकर देखना चाहिए, क्योंकि इतनी आसानी से बच्चे उसके साथ नहीं आने वाले। वह अपनी कार के पास जा ही रही थी कि तभी उसे गेट इंटर करते हुए आदित्य की कार दिखाई देती है, जिसे देखकर वह उसकी तरफ आ जाती है। कार का गेट खोलकर इशिता व इशिका बाहर आ जाती है। वह दोनों जब निकिता को वहाँ खड़ी देखती है तो दोनों डर जाती हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कहीं निकिता उनको आदित्य के साथ आने के लिए गुस्सा ना करे। वह दोनों अपना सर झुकाकर निकिता के सामने खड़ी हो जाती हैं। निकिता दोनों का सर सहलाते हुए बोलती है, तुम दोनों जाओ और जाकर फ्रेश हो जाओ। वह दोनों एक नज़र आदित्य को देखते हैं और फिर अपने रूम में चली जाती है। निकिता भी आदित्य को इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है तो आदित्य बोलता है, क्या तुम मुझ पर गुस्सा नहीं करोगी कि क्यों मैं बच्चों को लेकर आया? निकिता अपने फ़ोन से आदित्य को 1000 रुपये पेटीएम करके बोलती है।
स्कूल से बच्चों को यहाँ लाने के लिए थैंक यू, और जितना कन्वेंशन बन रहा था मैंने तुम्हें भेज दिया, इसलिए आप यहाँ से निकले। उसकी बात पर आदित्य हैरानी से अपने फ़ोन को देख अपनी जगह पर ही जम जाता है और अपने फ़ोन की स्क्रीन की तरफ देखने लगता है जिसमें 1000 रुपये शो हो रहे थे। निकिता को उसके चेहरे का उड़ा हुआ रंग देखकर बहुत खुशी मिल रही थी और वह थोड़ा एटीट्यूड से बोलती है, अब क्या पूरा दिन यहीं खड़े रहने का विचार है? आदित्य उसे इग्नोर करके घर के अंदर जाते हुए बोलता है, क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि मेहमान भगवान का रूप होते हैं और उनका आदर सम्मान करना चाहिए? इसलिए चलो वह मुझे एक कप कॉफ़ी पिला दो। तुम्हें पता है ना कि मुझे तुम्हारे हाथ की कॉफ़ी पसंद है। निकिता उसकी पीठ को घूरती है और फिर अपने पैर पटक कर अंदर की तरफ चली जाती हैं, जहाँ आदित्य बहुत ही आराम से काउच पर बैठा हुआ था। निकिता, यह तुम्हारा घर नहीं है, इसलिए तुरंत यहाँ से निकलो। आदित्य काउच पर पूरा लेट जाता है और बोलता है, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो मुझे कॉफ़ी पिलाओ या फिर चलो, चॉइस इज़ योर। निकिता तो हैरानी से उसकी बेशर्मी देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आदित्य मेहरा, जो अपने एरोगेंट और क्रूएलिटी की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है, वह कभी ऐसी हरकतें भी कर सकता है। वह अपने पैर पटक कर किचन की तरफ चली जाती है और वहीं आदित्य जोर जोर से हंसने लगता है। वही फर्स्ट फ्लोर पर खड़े होकर इशिता और इशिका दोनों अपने मॉम और डैड की नोक-झोंक देख रही थी। इशिका, दीदी देखो ना, उनकी स्माइल एकदम आपके जैसी है और उनकी आइज़ भी। उसकी बात सुनकर इशिता उसे घूर कर देखती है और फिर अपने रूम की तरफ चली जाती है। इशिका भी मुँह बनाते हुए उसके पीछे पीछे चली जाती है और बोलती है, आप उनके जैसी ही हो, एरोगेंट और रूड। उसकी बात सुनकर इशिता उसे अपनी आंखें दिखाती है तो वह जल्दी से भाग जाती है। ठाकुर मेंशन में हुकुम शाह, अहम, भैरव जी और सीमा जी आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। उनके साथ ही 2 लोग और थे, राघव जी और रेखा जी। यह दोनों हुकुम शाह के खास लोग थे, जिनके ऊपर हुकुम शाह आग बंद कर भरोसा करते थे। भैरव जी से और राघव शाह से सख्त नफरत थी, क्योंकि उनकी वजह से ही वह अभी तक ठाकुर इंडस्ट्रीज पर अपना कब्जा नहीं कर पाए थे। राघव जी व रेखा जी को भैरव और उनकी फैमिली बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह दोनों उनकी फितरत समझते थे, लेकिन हुकुम शाह उन लोगों पर बहुत भरोसा करते थे, जिस वजह से वह दोनों कुछ नहीं कर सकते थे। सभी लोग बातें कर रहे थे, लेकिन सीमा का ध्यान तो ठाकुर साहब के ऊपर ही था। वह यह बात रेखा जी और भैरव दोनों ने ही नोटिस कर ली थी। भैरव सीमा के कान में बोलता है, क्या हुआ बहना, क्या तुम्हारे अंदर का सोया हुआ प्यार जाग गया क्या? सीमा धीरे से बोलती है, प्यार तो है, लेकिन ठाकुर साहब से नहीं, बल्कि उनकी करोड़ों की प्रॉपर्टी से। उसकी बात सुनकर भैरव भी कुटिलता से मुस्कुराने लगता है। वही रेखा जी उन दोनों को ही देख रही थी और वह मन में सोचती है, पक्का यह दोनों
फिर से कोई घटिया प्लानिंग कर रहे होंगे। तभी ठाकुर साहब बोलते हैं, राघव, हमने हमारी राजकुमारी को ढूंढ लिया है, वह इसी शहर में है। यह सुनकर राघव जी और रेखा जी दोनों खुश हो जाते हैं। रेखा जी एक्साइटेड होकर, क्या सच में आपने उन्हें ढूंढ लिया है? बताइए ना, वह कैसी दिखती है और वह कहाँ पर है? ठाकुर साहब उदास होकर, वह बिल्कुल जैस्मिन की तरह दिखती है, लेकिन आपको पता है ना कि वह हमसे कितनी नफरत करती है। हमें देखते ही वह वहाँ से चली गई। तब से हम उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह मिल ही नहीं रही। राघव जी, आप चिंता मत कीजिए, हुकुम साहब, वह बहुत जल्द ही मिल जाएगी और समय बीतने के साथ वह शायद वह आपको माफ़ भी कर दे। उसकी बात सुनकर ठाकुर साहब हाँ में सिर हिला देते हैं। तभी एहम बोलता है, आप चिंता मत करिए हुकुम साहब, वह जल्दी मिल जाएगी। हमने अपने सबसे खास आदमियों को उनके पीछे लगा दिया है। आप तो बस हमारी शादी की तैयारियां करिए। उनकी बात सुनकर हुकुम साहब मुस्कुराते हुए बोलते हैं, हमें पता है कि हमसे ज़्यादा आपने उनका इंतज़ार किया है। आखिर वह आपका बचपन वाला प्यार जो है। उनकी बात राघव जी को बिल्कुल पसंद नहीं आती है और वह बोलते हैं, लेकिन हो सकता है कि इतने सालों में उन्होंने किसी से शादी कर ली हो या फिर और किसी से प्यार करती हो। यह बात सुनकर सब सोच में पड़ जाते हैं